नमस्कार। आज हम लोग राज्य के नीति तत्वों में आगे देखेंगे। पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने राज्य के नीति तत्वों को काफ़ी कवर किया है। अब जो कुछ बच गया है आज उसको पूरा करेंगे। तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि राज्य के नीति तत्वों को आयरलैंड के संविधान से लिया गया। आयरलैंड का संविधान में स्पेन के संविधान से लिया गया है। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक इसकी व्याख्या की गई है और संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति तत्वों को रखा गया है। तेज बहादुर सप्रू समिति ने मौलिक अधिकारों को 2 भागों में बांटा, राज्य के नीति सिद्धांत में और मौलिक अधिकार में। तो आगे आज हम लोग देखते हैं। तो नीति सिद्धांतों का वर्गीकरण 3 भागों में किया गया। ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे। समाजवादी देख चुके थे, उदारवादी देख चुके थे, गांधीवादी देख चुके थे। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट गांधीवादी है। तो अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी और कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। कर्मकारों के लिए यानी कि काम करने वाले लोगों के लिए एक निर्वाचक मजदूरी एक निश्चित अमाउंट होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी व्यक्ति से काम कराते हैं, वो अपने मन से जो मेहनताना उसके लिए चाहें आप दे सकते हैं। हर राज्य सरकार अपने यहाँ एक न्यूनतम मजदूरी सेट करती है कि इससे नीचे आप काम कराने के एवज में नहीं दे सकते। उसके ऊपर जो उसकी क्षमता होगी, जो उसके काम करने का तरीका होगा वो लेगा, लेकिन उससे कम आप उसमें नहीं दे सकते। तो ये निर्वाचक मजदूरी है। दूसरा, कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन। गांधी जी की सबसे बड़ी इच्छा थी, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू में इस बात के लेके काफ़ी मतभेद थे कि जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए और गांधी जी चाहते थे कि कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। कुटीर उद्योग से कहते हैं जो छोटा मोटा उद्योग होता है, जैसे अगरबत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, गाँव में जो कि कम लोग हों, एक संगठित में पूंजी की आवश्यकता काफ़ी ज़्यादा न हो, कम पूंजी की आवश्यकता हो, संसाधन भी उसमें ज़्यादा न लगें और किसी भी तरीके का हानि न हो, पर्यावरण को नुकसान न हो, कुटीर उद्योग उसे कहते हैं। तो गांधी जी चाहते थे कि कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया जाए और जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि भारी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाए। तो गांधी जी का कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन कहाँ रखा गया है? आर्टिकल 43 में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अब नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का मतलब ये है कि भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है गोवा, जहाँ पर पुर्तगालियों का शासन था। पुर्तगालियों के समय से ही वहाँ ये चीज़ लागू है, यानी कि उस राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति में उनको किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं है। जैसे और भी राज्यों में, भारत के बाकी 27 राज्यों की बात किया जाए तो वहाँ पे आप देखेंगे कि मुसलमान 3 शादियाँ कर सकते हैं। हिंदू मैरिज एक्ट में 1 शादी का प्रावधान है, यानी कि अगर पत्नी या पति जीवित है तो आप दूसरी शादी नहीं कर सकते, पहली पत्नी या पहली पति की जीवित रहते। लेकिन मुसलमानों में ये बात नहीं, वहाँ 3 शादियाँ कर सकते हैं। और ये चीज़ हमारे यहाँ हिंदुओं में एक चीज़ ये है कि आदिवासियों में ये चीज़ लागू है कि वहाँ बहुपतित्व पत्नी का सिद्धांत लागू है। जैसे टोडा है, नीलगिरी क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति, वहाँ बहुपतित्व का प्रथा है। तो अब उनके लिए क्या होगा, इस तरीके का व्याख्या आर्टिकल 44 में राज्य के ये एक समान सिविल संहिता में किया गया है। अब अभी हाल के दिनों में आपने देखा होगा कि खबरों में काफ़ी ये बना रहा था कि विधि आयोग ने ये एक परामर्श लोगों से मांगा था कि आप अपना राय रखिए आर्टिकल 44 को लेकर। तो काफ़ी लोगों ने राय दिया था और एक बहस छिड़ गई थी कि भारत में ये चीज़ लागू होने वाला है, यानी केंद्र सरकार ये नियम बना देगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ों को कई एक बार कह चुका है कि प्रत्येक राज्य में ये चीज़ होनी चाहिए, भारत में एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकारें अपने अपने किसी कारणवश इन चीज़ों को लागू नहीं करती। क्या है कि बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ पर आदिवासी हैं, बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहाँ मुस्लिम हैं। आपका हर एक समुदाय का अपना एक कल्चर है, जिस कल्चर के अनुसार वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो इस चीज़ को लेकर काफ़ी मतभेद है। तो आर्टिकल 44 एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। उसके बाद अनुच्छेद 45, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना। नोट, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसे हटाकर मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 21 के क के तहत रखा गया। अब इसको समझ लेना है। जनरली किताबों में, साधारण किताबों में आर्टिकल 45 को नहीं दिया जाता है, लिखा नहीं जाता है, तो आप इस चीज़ को समझिए। 86वां संविधान संशोधन 2002 से पहले ये राज्य के नीति सिद्धांत में था कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा देना राज्य का कर्तव्य होगा। लेकिन ये देखा जा रहा था कि राज्य इन
कामों को करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है, यानी कि प्रत्येक राज्य में ये व्यवस्था नहीं की गई है कि बच्चों को प्राथमिक शिक्षा दिया जा सके। तो अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 2002 में इसे राज्य के नीति सिद्धांतों से इसे हटाकर मौलिक अधिकार में रखा गया, यानी कि आर्टिकल 21 के क के तहत रखा गया। यानी कि आज 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार है, जिसे हटाया नहीं जा सकता। तो अब ये आर्टिकल 45 में क्या है? 45 में ये है कि 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चे, यानी कि ऐसे बच्चे जो कि अभी स्कूलों में जिनका एडमिशन नहीं हुआ है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो वैसे जगहों के लिए आंगनबाड़ी है। आप इन चीज़ों को काफ़ी अगर गांव से बिलोंग करते होंगे तो इन चीज़ों को करीब से आप जानते होंगे कि आंगनबाड़ी का कॉन्सेप्ट है कि वहाँ गर्भवती महिलाएं जाती हैं और उनके लिए भी भरण पोषण, यानी कि उनके लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है। छोटे बच्चे वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, उनके लिए भी स्वस्थकर भोजन की व्यवस्था की जाती है। तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए भी आंगनबाड़ी में व्यवस्था की जाती है। तो एक सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा कि आंगनबाड़ी किस आर्टिकल के तहत है? तो आंगनबाड़ी आर्टिकल 45 के तहत है। आगे देखते हैं अनुच्छेद 45, 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा व्यवस्था, यानी कि अब अनुच्छेद 45 की बात की जाए तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के ये आर्टिकल 45 में नहीं है। अब क्या है? 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के वृद्धि। अनुसूचित जाति है, जनजाति है या अन्य दुर्बल वर्ग है, उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था या उनके आर्थिक हितों के लिए सरकार कोई ना कोई व्यवस्था करेगी। अब आपको ये पता है कि ये मौलिक अधिकार तो है नहीं, राज्य अपने संसाधन के अनुसार काम करेगा कि उसके पास कितना संसाधन है, जितना संसाधन रहेगा उतना वो काम करेगा। तो इस चीज़ को लागू तो नहीं करवाया जा सकता, लेकिन राज्य अपने क्षमता के अनुसार राज्य काम करता है। अगला है अनुच्छेद 47, पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आर्टिकल है कि पोषाहार स्तर हम इस तरीके के अपने यहाँ व्यवस्था करेंगे कि लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो। पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर में सुधार, यानी कि जीवन प्रत्याशा जो है उनमें सुधार हो। लोक स्वास्थ्य यानी कि लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। जैसे आप देखेंगे कि अभी हाल फिलहाल में डेंगू काफ़ी फैला हुआ है, तो ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वो डेंगू को नियंत्रित करने के लिए काम करें। अब ये बात तो है नहीं, लेकिन आर्टिकल 47 के तहत लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए ये काम राज्य सरकार ने कर दी है। बिहार के कुछ इलाकों में आप देखिएगा कि वहाँ चमकी बुखार हो जाता है, यानी कि खासकर उत्तरी बिहार में, तो सरकार वहाँ के लिए काम करती है ताकि चमकी बुखार ना हो, छोटे बच्चे जो हैं उनकी मृत्यु न हो। तो ये सब जो काम है ये राज्य अपने स्तर से करते हैं आर्टिकल 47 के तहत। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इसमें फैक्ट है कि एग्जाम में पूछता है कि बिहार में शराबबंदी हो या अलग अलग, जैसे तमिलनाडु हो या गुजरात हो, इन सब राज्यों में जो शराबबंदी है ये किस अनुच्छेद के तहत है? तो आर्टिकल 47 के तहत किसी भी राज्य में शराबबंदी है तो आर्टिकल 47 के तहत है कि लोक स्वास्थ्य में सुधार करना, यानी कि लोगों के लिए स्वास्थ्य में हमारा कर्तव्य होगा कि हम उनके स्वास्थ्य में सुधार करें। आप शराब पिएंगे तो आपका जीवन खराब हो सकता है, किसी भी तरह का कोई नशा करेंगे तो उस पर जीवन खराब हो सकता है। आप कई एक राज्यों में देखेंगे कि वहाँ गुटखा पर, बीड़ी पर, सिगरेट पर प्रतिबंध होता है। तो ये सब आर्टिकल 47 के तहत लोक स्वास्थ्य में सुधार करने के लिए होता है। नोट है कि बिहार में शराबबंदी आर्टिकल 47 के तहत है। अब अगला है अनुच्छेद 48, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। हम कृषि के लिए इस तरीके का काम करेंगे कि हमारी कृषि उन्नत हो। पशुपालन पे हम ध्यान देंगे कि हमारे यहाँ के जो पशु हैं, जो उस राज्य के रहने वाले, उस राज्य में जो जितने भी पशु हैं उनकी गणना करें। उनमें किसी, जैसे आप देखेंगे कि कभी कभी मुर्गियों में बीमारी फैल जाती है, तो वो राज्य सरकार तत्पर होकर ये काम करती है कि मुर्गियों की बीमारी आम लोगों तक न पहुँचे, या जितने मुर्गियों में फैली है वहीं पर इसको कंट्रोल किया जाए। उसके लिए जहाँ गहन स्वास्थ्य व्यवस्था की जाती है, चिकित्सा व्यवस्था की जाती है, पशुओं के डॉक्टर की व्यवस्था की जाती है। या कि अभी कुछ दिन समय पहले लंपी वायरस का काफ़ी प्रचलन था, तो उसको लेकर भी सरकारें एक्टिव होती है। तो ये सारा क्या है? कृषि और पशुपालन का संगठन आर्टिकल 48 में है। अगला है 48 का कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा। पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा।
पर्यावरण यानी कि हम इस तरीके का काम करेंगे कि हम पर्यावरण हमारा प्रदूषित ना हो, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे। जब पर्यावरण ठीक रहेगा तो लोगों का स्वास्थ्य रहेगा। तो पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन यानी कि उसे बेहतर करना, और वन्य जीवों की रक्षा करना, यानी कि हमारे यहाँ जो जंगल हैं उन जंगलों में जो वन्य जीव हैं उनकी सुरक्षा की भी हम चिंता करेंगे, ताकि वो सुरक्षित रहें, अपने आवास में रहें। उनके लिए जैसे कभी कभी आप सुनते होंगे कि किसी रिहायशी इलाके में बाघ घुस आया, तो जो फॉरेस्ट विभाग होता है वो आता है, उसे पकड़ कर रेस्क्यू करता है, उसे चोट न पहुँचे, वह सुरक्षित रहे, लोगों के द्वारा मारा न जाए, और सुरक्षित उसे फिर से जंगल में छोड़ा जाता है। तो ये किस आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 48 के क के तहत है। अगला है अनुच्छेद 49, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों, वस्तुओं का संरक्षण। राष्ट्रीय महत्व के, जैसे किसी भी राज्य में आप देखेंगे कि कोई ऐतिहासिक किला है, कहीं कोई इस तरीके का पौराणिक स्थान है जहाँ पर फ्रीडम फाइटर जो थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो जहाँ पर वो लड़े थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़े थे, तो वैसे वैसे जगह, संग्रहालय हो गए, वैसे वैसे जगहों का संरक्षण करना, संवर्धन करना किसकी जिम्मेदारी होगी? राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी। आर्टिकल 49 के तहत राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, जैसे अभिलेखागार होता है, कहने का मतलब है कि जो अजायब घर होता है जहाँ पर पुराने राजाओं के, हमारे फ्रीडम फाइटर के कि वह का यूज की हुई वस्तुओं को रखा जाता है, ये सब किसके तहत है? आर्टिकल 49 के तहत। अगला है अनुच्छेद 50, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण। कार्यपालिका यानी कि कैबिनेट, और न्यायपालिका यानी कि कानून व्यवस्था यानी कि कोर्ट। तो इन दोनों के शक्तियों का पृथक्करण किया गया है कि कोई किसी के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब ऐसा ना हो कि कार्यपालिका हस्तक्षेप करने लगे न्यायपालिका के मामले में, तो न्यायपालिका जुडिशियरी जो है सो अपना काम स्वतंत्र रूप से कर नहीं सकती। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका के कामों को बांटा गया है आर्टिकल 50 के तहत। अब भारत में कार्यपालिका है यानी कि कैबिनेट हो गई, भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है। स्वतंत्र कहने का मतलब वो किसी के अधीन काम नहीं करती। एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है कि न्यायपालिका किसके अधीन काम करती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद। तो आपको इसका आंसर लगाना है इनमें से किसी के अंदर काम नहीं करते। न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से काम करती है। तो काम करने के उनको एक अधिकार दिया गया, उस अधिकार में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अगला है अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अब बहुत सारे ऐसे भारत के राज्य हैं जिनकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से लगती है, तो उन बॉर्डर पर हालांकि राज्य के आंतरिक मामलों में दखल देने का केंद्र सरकार को कोई अधिकार नहीं है, कि वहाँ भी पृथक्करण है, लेकिन वो बॉर्डर पर काम कर सकते हैं। जैसे कुछ इलाकों में, जैसे पंजाब की बात की जाए तो वहाँ पर बीएसएफ को अधिकार दिया गया, यानी केंद्र सरकार के पास अधिकार है कि 50 किलोमीटर के अंदर तक वो जांच पड़ताल कर सकती है। उसी तरीके से हर राज्य, ऐसे राज्य जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगते हैं, तो उन राज्यों पर कोई इस तरीके का राज्य काम न करे जिससे अंतर्राष्ट्रीय संधि हमारी प्रभावित हो। तो उसके लिए है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना, कि हम इस तरीके की व्यवस्था करेंगे जिससे हमारे जो पड़ोसी देश है, जो उस राज्य से सटता हो, पड़ोसी देश हो, उसके अधिकारों में किसी तरीके का हस्तक्षेप न हो और हमारी शांति व्यवस्था बहाल रहे। तो ये किस में है? आर्टिकल 51 में। अब कुछ ऐसे आर्टिकल हैं जो कि मौलिक, ये राज्य के नीति सिद्धांत में तो आते नहीं, लेकिन उनका व्यवहार जो है वो राज्य के नीति सिद्धांत के तहत लगता है। जैसे है अनुच्छेद 350 का क, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। यानी कि आप बच्चों को प्राथमिक स्तर पर, यानी कि 1 to 5 में, 5 तक के बच्चों को आप मातृभाषा में शिक्षा देंगे। अगर वो भोजपुरी बोलता है तो आप भोजपुरी में उसको सिखाइए, मगही बोलता है तो मगही में सिखाइए, तमिल बोलता है तो तमिल में सिखाइए, कन्नड़ बोलता है तो कन्नड़ में सिखाइए। तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना किस तहत है? 350 के क के तहत है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना। ऐसा शोध है कि बच्चे जो हैं सो अपनी मदर की जो भाषा होती है, यानी कि जो उनका जो जहाँ वो जन्म लिए हैं, जिस क्षेत्र में जहाँ पर उनकी माँ है, वो जो भाषा बोलती है वो जल्दी एडॉप्ट करते हैं बच्चे। तो इसके लिए ये सरकार व्यवस्था की कि प्राथमिक स्तर पर अपनी मातृभाषा में उनको शिक्षा दिया जाए। अगला है अनुच्छेद 351, कहता है कि हिंदी को प्रोत्साहन देना। तो प्रत्येक राज्य का ये कर्तव्य होगा कि हिंदी को प्रोत्साहित किया जाए। आपसे एक सवाल पूछा जाए कि हिंदी भाषा है, राष्ट्रीय
राजकीय, तो हिंदी राजकीय भाषा है, न कि राष्ट्रीय भाषा है, राजकीय भाषा है। राज्य को ये अधिकार है कि वो हिंदी को प्रोत्साहित करे। अपने यहाँ वो हिंदी नहीं चाहता हो, अगर हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं हो, जैसे तमिल है, कन्नड़ है, तेलुगु है, तो इन सब क्षेत्रों में वो अपनी भाषा को रखेगा, वहाँ हिंदी को आप लागू या थोप नहीं सकते। अगर वो राज्य चाहता है कि हम हिंदी को अडॉप्ट करें तो करेगा, नहीं चाहेगा तो नहीं करेगा। तो कर्तव्य होगा कि हिंदी को हम प्रोत्साहन दें। अगला एक नोट है केटी शाह का, राज्य का नीति निर्देशकता तो एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार दिया जाएगा। ये कथन किसका है? केटी शाह का। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं ये कि राज्य का नीति सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार हमको भुगतान होगा। कहने का यह है, एक प्रकार से आलोचना किया गया, कहा गया कि बैंक में कोई व्यक्ति अपना पैसा रखता है तो जब उस व्यक्ति को ज़रूरत होती है तब निकालता है। ऐसा थोड़ी ये व्यवस्था है कि जब बैंक को इच्छा होगी तब वो पैसा देगा। आज मुझे ज़रूरत है और बैंक है कि मेरे पास 10 दिन के बाद पैसा आएगा, आप 10 दिन के बाद ले जाइएगा, तो ऐसी व्यवस्था तो है नहीं। लेकिन ये जो व्यवस्था है ये उसी तरीके के बैंक, यानी कि राज्य के पास संसाधन होगा तो आपको सुविधा देगी, संसाधन नहीं होगा तो आपको सुविधा नहीं देगी। एक उन पर कटाक्ष किया गया है कि राज्य का नीति तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार होगा। बैंक जब चाहेगा भुगतान करेगा, बैंक नहीं चाहेगा भुगतान नहीं करेगा। तो ये हो गया राज्य का नीति सिद्धांत। मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगली बार एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे, नए टॉपिक में मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।